चैप्टर 96 डेंजर डेंजर डेंजर। रात के आकाश में एक एकदम साफ मून ऊंचा लटका हुआ था, जो नीचे की गोल्डन सैंड्स पर अपनी नर्म चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। रॉयल पैलेस के जगमगाते बेड चेम्बर के अंदर मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। अंदर सब कुछ व्यवस्थित और बेदाग था। ये डाई का व्यक्तिगत कक्ष था। भले ही डाई पिछले 3 महीनों से सेक्लूडेड कल्टिवेशन में थी, लेकिन परिचारक बिना किसी चूक के नियमित रूप से उसके कमरे की सफाई कर रहे थे। कमरे के अंदर मोमबत्ती की गर्म रोशनी 2 बेहद खूबसूरत चेहरों पर चमक रही थी। पहली नज़र में वे बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन करीब से देखने पर एक में आकर्षक और जादुई आकर्षण था, जबकि दूसरा मासूमियत की ओर अधिक झुका हुआ था। क्वीन मेड्यूसा ने अपना क्राउन उतार दिया था और अब वह एक स्टूल पर बैठी थी और उसकी छोटी बहन उसके पास थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी शीतलता के निशान थे, लेकिन वह एक गर्म मुस्कान से काफी कोमल हो गया था। डाई का हाथ पकड़कर उसने धीरे से पूछा, मेड्यूसा's लेगेसी का उत्तराधिकार कैसा चल रहा है? क्या सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है? डाई मुस्कुराए और उसने सिर हिलाया। धन्यवाद सिस्टर, यदि वो तरीका नहीं होता जो आपने इनहेरिटेंस में छोड़ा था, तो मैं इसे इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसने मूल रूप से इसे पूरा करने के लिए कम से कम 5 या 6 महीने का अनुमान लगाया था, लेकिन मेड्यूसा's लेगेसी के भीतर उसे अपनी बहन द्वारा छोड़ी गई एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मिली। उस सहायता के साथ प्रक्रिया बहुत कम कठिन हो गई। 3 महीने से भी कम समय में उसने मेड्यूसा's लेगेसी का उत्तराधिकार पूरा कर लिया था। सिस्टर, देखो, मैं पहले ही 7 स्टार डाओ हुआंग के स्तर पर पहुंच गई हूँ। डाई ने अपनी बहन को महसूस कराने के लिए ऑरा का एक अंश छोड़ा। क्वीन मेड्यूसा की भौहें थोड़ी सी उड़ गईं, जैसे कि उसे पहले उस इम्प्रिंट को छोड़ने के फैसले पर पछतावा हो रहा हो। और फिर भी वह अपनी बहन की प्रगति के लिए खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। कुल मिलाकर उसने बस अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुरा दी। डाई ने अपनी बहन की चुप्पी पर ध्यान दिया, फिर उसकी आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। उसने मेड्यूसा के गले में पड़े नेकलेस की ओर हाथ बढ़ाया और आश्चर्य से कहा, वाह सिस्टर, ये नेकलेस बहुत सुंदर है। आपको ये कहाँ से मिला? क्वीन मेड्यूसा के भाव बदल गए। उस दिन चैनमो से इसे प्राप्त करने के बाद उसने इसे तब से पहन रखा था। समय के साथ उसे इसे पहनने की आदत हो गई थी और वह इसे उतारना भूल गई थी। उसने शांति से उत्तर दिया, कुछ दिन पहले मैं उस ह्यूमन के साथ एक ह्यूमन सिटी गई थी। मैंने इसे एक दुकान में देखा और सोचा कि यह अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। आप चैनमो के साथ एक ह्यूमन सिटी गई थी? डाई थोड़ी हैरान थी। आखिरकार ह्यूमंस और स्नेक पीपल जानी दुश्मन थे। उसकी बहन एक ह्यूमन सिटी में घुसने में कैसे कामयाब रही? क्वीन मेड्यूसा ने वह सब कुछ बताया जो हुआ था। ओह, डाई ने धीरे से सिर हिलाया, फिर आगे कहा, वैसे सिस्टर, मेरे सेक्लूजन में जाने से पहले मैंने आपसे चैनमो का ख्याल रखने के लिए कहा था। क्या वह ठीक है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ। क्वीन मेड्यूसा की भौहें फिर से तन गईं। फिर भी किसी कारण से जवाब देते समय उसने डाई की नज़रें चुरा लीं। मुझे पता था कि आप दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर हैं। डाई क्वीन मेड्यूसा के गले लग गई और अपना गाल अपनी बहन की छाती से रगड़ने लगी। क्या तुम अभी भी उस ह्यूमन को पसंद करती हो? मेड्यूसा ने झिझकते हुए पूछा। उसका दिल उथल पुथल में था। डाई एक पल के लिए रुकी, लेकिन अंततः उसने सिर हिला दिया। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको इसे छिपाना नहीं चाहिए, आपको इसे बहादुरी से जोर से कहना चाहिए। इसके अलावा पूरा रॉयल सिटी उसकी बहन की निगरानी में था। वह वैसे भी इसे लंबे समय तक नहीं छिपा पाएगी। धक, क्वीन मेड्यूसा का पत्थर जैसा हाथ कस गया। उससे एक ठंडी ऑरा निकलने लगी। डाई को लगा कि उसकी बहन असहमत है और उसने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि आप चैनमो को पसंद नहीं करती सिस्टर, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छा इंसान है। कृपया हमें साथ रहने दें। अच्छा, मेरा पैर। क्वीन मेड्यूसा ने अचानक अपना आपा खो दिया और चिल्लाए, सिस्टर, उस ह्यूमन के झांसे में मत आना। वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। वह नीच, बेशर्म, लालची और पूरी तरह से परवर्त है। संक्षेप में उसने चैनमो को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। बेशक ये सब सच नहीं था, इसमें से कुछ वह द्वेषवश बना रही थी। परवर्त वाला हिस्सा सच हो सकता है, लेकिन नीच और बेशर्म, मुझे ऐसा नहीं लगता। डाई ने चैनमो का बचाव किया, फिर पूछा, सिस्टर, आपको कैसे पता कि वह एक परवर्त है? क्वीन मेड्यूसा जम गई, फिर उसने बकवास की, बस उसे देखो। क्या वह वैसा नहीं दिखता? क्या वह दिखता है? मुझे लगता है कि चैनमो वास्तव में हैंडसम है।
क्या आप सहमत नहीं हैं? डाई आश्वस्त नहीं दिखी। क्वीन मेड्यूसा का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह एक ह्यूमन है, तुम एक स्नेक पर्सन हो। तुम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन सिस्टर, मेड्यूसस लेगेसी में मैंने देखा कि हम अंततः ह्यूमन फॉर्म में भी विकसित हो सकते हैं। जब ऐसा होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। डाई बहुत चिंतित नहीं थी। हमारी प्रजातियों के बीच नफरत का क्या? वह ह्यूमन हो सकता है, लेकिन वह एक अच्छा आदमी है। सभी ह्यूमंस बुरे नहीं होते, जैसे कि सभी स्नेक पीपल अच्छे नहीं होते। क्या ये आपके शब्द नहीं थे, सिस्टर? क्वीन मेड्यूसा इस तर्क से अवाक रह गई। एक लंबे अंतराल के बाद उसने अंततः कहा, किसी भी स्थिति में मैं तुम्हें उस ह्यूमन के साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगी। क्यों नहीं? मुझे लगा कि आप समझेंगी, कि आप मेरा साथ देंगी। डाई की आवाज़ थोड़ी कांप गई जब वह पीछे हटी और अपनी बहन की आंखों में देखा। नहीं, मतलब नहीं। क्वीन मेड्यूसा ने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ते हुए उत्तर दिया। वह डाई की नज़रों से नज़रें मिलाने में असमर्थ थी। लेटेस्ट चैप्टर रिलीज्ड ऑन 69 बुक बा। मुझे परवाह नहीं है, मैं उसके साथ रहूंगी। पहली बार डाई ने अपनी बहन को पलटकर जवाब दिया था, और वह भी एक ह्यूमन के लिए। तुम नहीं समझती, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये कहते हुए भी क्वीन मेड्यूसा को शर्म से अपने गाल जलते हुए महसूस हुए। तो आपको मेरा समर्थन करना चाहिए। डाई ने हठपूर्वक अपना मुंह फुला लिया। क्वीन मेड्यूसा ने अपने होंठ काटे और चुप्पी के एक क्षण बाद विषय बदलने का फैसला किया। उसने डाई को स्नेक पीपल ट्राइब की हाल की घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया। सिस्टर, क्या आप ठीक हैं? मेड्यूसा के घायल होने की बात सुनकर डाई तुरंत चिंतित हो गई। क्वीन मेड्यूसा धीरे से मुस्कुराए। अब मैं ठीक हूँ। चैनमो के बारे में क्या वह ठीक है? मेड्यूसा की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आवाज़ बर्फीली हो गई। वास्तव में नहीं, वह कई बार मरते मरते बचा है। फिर मुझे उसे देखने जाना चाहिए। डाई खड़ी हो गई, जाने ही वाली थी कि तभी क्वीन मेड्यूसा ने उसे वापस खींच लिया। वह अब ठीक है, उसने जल्दी से कहा। डाई ने राहत की सांस ली। इसके बाद क्वीन मेड्यूसा उस संकट के बारे में बताने लगी जिसका वे सामना करने वाले थे। क्वीन मेड्यूसा का बेड चेम्बर। दूर से देखते हुए चैनमो को अपनी पीठ में एक सिहरन महसूस हुई। फेवरेबिलिटी फिर से गिर गई। धिक्कार है, मैं तो गया। उन दोनों बहनों ने अभी क्या बात की? क्या मुझे जलाओ लकड़ी की तरह काट दिया जाएगा? घबराते हुए चैनमो ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और अपना बिस्तर भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कक्ष में उसका कुछ भी नहीं बचा है, वह वापस अपने मूल कमरे की ओर भागा। हाँ, मुझे हिलने की ज़रूरत है, अभी इसी वक्त। अगर डाई को पता चला कि मैं हर रात क्वीन मेड्यूसा के साथ सो रहा हूँ, गले लग रहा हूँ, चूम रहा हूँ, हाँ, मेरी शामत आ जाएगी। वापस साइड चेम्बर में चैनमो ने अपने गले में लटका लवर्स पेंडेंट भी उतार दिया। उसने इसे एक बार फिर 2 हिस्सों में बांट दिया। डाई से मिलते समय वह आधा हिस्सा पहनेगा जो उसने उसे दिया था। क्वीन मेड्यूसा से मिलते समय वह उसका हिस्सा पहनेगा। चैनमो, शांत रहो, तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है। अगर मैं इस लव ट्रायंगल से बच सका तो सचमुच मैं सफल हो जाऊंगा। दोनों तरफ सुंदरियों को गले लगाना अब केवल एक सपना नहीं रह जाएगा। चैप्टर 97 101 क्वीन डार्लिंग कम्स टू हिम ऑन हर ओन। भारी मात्रा में आत्मसांत्वना के साथ चैनमो ने धीरे धीरे खुद को शांत किया और फिर रणनीति बनाना शुरू किया। चूंकि डाई के साथ उसका रिश्ता अब पक्का हो चुका था, वे पहले से ही कल्टिवेशन पार्टनर्स थे, इसलिए उसे फिलहाल उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अभी प्राथमिकता क्वीन मेड्यूसा को स्थिर रखने की थी। संक्षेप में ये सब एक ही बात पर टिका था, टाइम मैनेजमेंट। जब क्वीन मेड्यूसा के करीब हों तो डाई को पता नहीं चलना चाहिए। जब डाई के करीब हों तो क्वीन मेड्यूसा को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए योजना सरल थी, दिन में डाई से मिलना और रात में क्वीन मेड्यूसा से। आखिरकार क्वीन मेड्यूसा दिन के दौरान राजनीतिक मामलों को संभालने में व्यस्त रहेगी, जिसका अर्थ है कि उसके पास समय नहीं होगा। तो शाम का समय बचता था और दिन के दौरान जब वह व्यस्त हो तो वह डाई से मिलने जा सकता था। बेहतरीन, ये वह योजना थी जो चैनमो ने फिलहाल तय की थी। और आज रात वह किसी भी हाल में क्वीन मेड्यूसा के कक्ष में नहीं जाने वाला था। इसके बजाय चैनमो ने कैओटिक मेडिटेशन टेक्निक के साथ कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह क्वीन मेड्यूसा को देखने नहीं गया, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे देखने नहीं आएगी। अपने कक्ष में लौटते हुए क्वीन मेड्यूसा ने अपने बिस्तर के बगल वाली खाली जगह देखी
और उसकी भौहें तुरंत तन गईं। अपनी परिचारिका यून्यू से पूछने पर उसे पता चला कि चेनमो साइड हॉल में सोने के लिए वापस चला गया है। काफी तेजी से खिसक गया है ना, किसी कारण से। जब से उसकी बहन ने सेक्लूडेड कल्टिवेशन समाप्त किया था, क्वीन मेड्यूसा असामान्य रूप से चिड़चिड़ापन महसूस कर रही थी। नर्म सोफे पर लेटे हुए वह खुद को सोने में असमर्थ पा रही थी। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती, उसे उस कमबख्त ह्यूमन का परेशान करने वाला चेहरा ही दिखाई देता, और वे जलते हुए जुनूनी किसेस। फिर क्वीन मेड्यूसा की आंखें अचानक खुल गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ चेनमो के गले लगाए बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने अपना कक्ष छोड़ दिया और साइड हॉल में पहुंच गई, पीछे से दरवाज़ा बंद करते हुए। बिस्तर पर चेनमो अभी भी ध्यान मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा चरचराया, वह चौंककर जाग गया। क्वीन मेड्यूसा को वहां खड़ा देखकर, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और आंखें बर्फीली ठंडी थीं, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ओह नहीं, वह मुझे मारने आए हैं, है ना? गल्प। चेनमो ने घबराहट में थूक निगला, एक डरी हुई छोटी लड़की की तरह बिस्तर के अंदरूनी हिस्से की ओर सिमट गया। क्यों क्वीन? मेरा मतलब है, योर मैजेस्टी, आप यहाँ क्यों हैं? उसने जल्दी से अपना लहजा सुधारते हुए पूछा। हे, क्वीन मेड्यूसा उपहास से हंसी, तो तुम्हें डर लगता है? चेनमो अजीब तरह से हंसा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्वीन मेड्यूसा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, और वह जितना करीब आती गई, चेनमो का दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, वह सच में मुझे मारने तो नहीं जा रही है ना? जैसे ही उसकी आकृति करीब आई, एक खुशबूदार हवा उसके नथुने में भर गई। चेनमो के भाव थोड़े बदल गए। फिर उसे झटका लगा। क्वीन मेड्यूसा बिस्तर के बाहरी किनारे पर उसके बगल में लेट गई। उसका सुंदर सिर उसके तकिए पर टिका था। योर मैजेस्टी, आप क्या कर रही हैं? चेनमो ने हैरान होकर पूछा। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हारी कीमती छोटी बहन आधी रात को तुमसे मिलने के लिए चोरी छिपे न आ सके, क्वीन मेड्यूसा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तो यह मेरे बिस्तर पर सोने का आपका कारण है? चेनमो ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन फिर पूछा, लेकिन क्या होगा अगर दाई आती है और आपको यहाँ देखती है? हम उसे क्या समझाएंगे? मैंने यून्यू को उस रास्ते पर तैनात कर दिया है जिससे दाई को आना होगा। अगर वह आएगी तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, क्वीन मेड्यूसा ने शांति से कहा। चेनमो ने लगभग अपनी आंखें घुमा लीं। अगर ऐसी बात है तो यून्यू को ही पहरा क्यों नहीं देने दिया? आप खुद क्यों आईं? बेशक वह इसे जोर से बोलने जितना मूर्ख नहीं था। जाहिर तौर पर क्वीन डार्लिंग का सुंदर स्वभाव फिर से उभर रहा था। वह चाहती थी कि सोते समय वह उसे पकड़ कर रखे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि दाई को पता चले। कितनी स्वार्थी है, लेकिन मुझे ये पसंद है। बिना किसी हिचकिचाहट के चेनमो ने क्वीन मेड्यूसा को पीछे से गले लगा लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसने उसे दूर नहीं धकेला। चेनमो ने पूरी तरह से स्वीकार किया, वह एक स्कमबैग था। दाई के बारे में सोचते हुए भी क्वीन मेड्यूसा को गले लगाना। उसका बड़ा हाथ धीरे से क्वीन मेड्यूसा के चिकने पेट को सहलाने लगा, और वह उसके नाजुक कान में धीरे से सांस लेने के लिए करीब झुका। उसने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। अगर तुम मुझे गले लगाने जा रहे हो तो ठीक से करो, वरना मैं तुम्हें बिस्तर से नीचे लात मार दूंगी, क्वीन मेड्यूसा ने बर्फीले लहजे में कहा। चेनमो कांप गया, लेकिन वह जितना विरोध करती, वह उतना ही उत्साहित होता। यह महसूस करते हुए कि समय सही है, उसने धीरे से उसका सिर घुमाया और उसके कोमल लाल होठों को चूम लिया। फीनिक्स सन फ्रूट का स्वाद। उनकी पिछली किसेस के दौरान यह वहां नहीं था। वह आने से पहले लिप बाम लगा कर आए होगी, पूरी तरह से एक सुंदर क्वीन। हालांकि क्वीन मेड्यूसा ने उसे वापस गले नहीं लगाया, लेकिन उसने अपनी फीनिक्स आइज बंद कर ली। चेनमो के होंठ व्यस्त थे और उसके हाथ भी उतने ही सक्रिय थे, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने ही वाला था, क्वीन मेड्यूसा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे दूर धकेल दिया और उसे घूरने के लिए अपनी ठंडी तीखी आंखें खोली। चेनमो एक बार के लिए डरना भूल गया। उसकी लंबी पानी जैसी फीनिक्स आइज में देखते हुए उसने प्यार से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर एक बार फिर उसे चूमा। क्वीन मेड्यूसा की बर्फीली निगाहें धीरे धीरे नर्म हो गईं। ऐसा लग रहा था उसने उसे माफ करना चुन लिया था। इस बार चेनमो ने तमीज से व्यवहार किया। उसने बस उसे धीरे से पकड़ रखा था, एक हाथ उसकी चिकनी जेड जैसी पीठ पर टिका था। लेकिन कुछ मिनटों बाद, शांत रहो, क्वीन मेड्यूसा ने सांस लेने के लिए एक संक्षिप्त अंतराल के दौरान उसे फिर से चेतावनी दी। चेनमो सूखी तरह से खांसा और थोड़ा पीछे हट गया, अब उसे नहीं पकड़ा।
लगातार चूमना वैसे भी उतना मजेदार नहीं था, इसने उसे केवल इच्छा से जलाकर रख दिया था। इसलिए चेनमो ने बस सो जाने का फैसला किया। क्वीन मेड्यूसा ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और नीचे उसकी ओर देखा। फिर वह चुप रही। चेनमो ने कमरे की मोमबत्तियां बुझा दी और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने देखा कि वह आखिरकार सो गया है, क्वीन मेड्यूसा ने अपनी पलकें कुछ बार झपकाईं, फिर उसे भी नींद आ गई। हालांकि वह उस तरह की चीज़ों के बारे में जानती थी, लेकिन वह केवल सबसे पारंपरिक तरीकों को जानती थी, इसलिए अगर वह चाहती भी तो उसे यकीन नहीं था कि क्या करना है। इस बीच क्वीन मेड्यूसा के कक्ष से थोड़े छोटे कमरे में डाई बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह चेनमो को देखने जाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी बहन को पता चल जाएगा, तो डाई एक मानसिक कश्मकश में पड़ गई। अंततः उसने फैसला किया थोड़ी देर बाद जाने का, तब तक उसकी बहन सो चुकी होगी। इसलिए उसने बिस्तर पर चुपचाप इंतजार किया। जब खिड़की के बाहर चांदनी आखिरकार फीकी पड़ गई और पूरा रॉयल सिटी अंधेरे में लिपट गया, डाई चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकल गई और जहां चेनमो रह रहा था उस दिशा में चोरी छिपे बढ़ने लगी। वह कुछ लंबे गलियारों से गुजरी। जैसे ही वह अपनी मंजिल के करीब पहुंची, उसने देखा कि यून्यू, उसकी बहन के व्यक्तिगत गार्ड की कप्तान, अभी भी गश्त कर रही थी। डाई सायों में घुल गई, रात के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई। एक बार जब यून्यू वहां से गुजर गई, वह बिना पता चले वहां से निकल गई। सीधे साइड हॉल में जाने के बजाय डाई ने पहले अपनी बहन के कमरे के बाहर जांच की। मोमबत्ती की रोशनी न देखकर उसने मान लिया कि उसकी बहन सो रही है। तभी वह साइड हॉल की ओर बढ़ी। एक हल्की रात की हवा चल रही थी। पूरा रॉयल पैलेस शांत और शांतिपूर्ण था। चैप्टर 98 102 क्राइसिस अवर्टेड। रात शांत थी। आज रात हवा विशेष रूप से ठंडी और उजाड़ थी। पैलेस अंधेरे में डूबा हुआ था। गलियारे की लालटेन से केवल एक हल्की सी चमक आ रही थी। डाई द्वारा साइड चेंबर का दरवाजा धकेलने से ठीक 1 मिनट पहले सोने के कमरे के अंदर चेनमो सोने में असमर्थ होने के कारण बस दूसरी तरफ मुड़ा और एक बार फिर क्वीन मेड्यूसा को अपने नीचे दबा लिया। उसने उसके पहले से ही थोड़े सूजे हुए लाल होठों को चूमा। क्वीन मेड्यूसा ने अपनी बाहें चेनमो के गले में डाल दी। जैसे ही चेनमो का हाथ उसकी पीठ की चिकनी त्वचा को सहलाने लगा, चर्र, दरवाजा अचानक खुल गया। अंधेरे में डाई की आवाज गूंजी, चेनमो, क्या तुम सो रहे हो? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, बिस्तर पर चेनमो और क्वीन मेड्यूसा दोनों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके भाव पूरी तरह बदल गए। आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वाली क्वीन मेड्यूसा अब साफ तौर पर घबरा गई थी। चेनमो को ठंडा पसीना आ गया। अगर डाई उसे अपनी सबसे प्यारी बहन को नीचे दबाकर उसे जुनून के साथ चूमते हुए देख लेती, तो इसमें कोई शक नहीं था, उसे निश्चित रूप से उसकी तलवार का सामना करना पड़ता। योर मैजेस्टी, मुझे मारो। हताशा के एक क्षण में चेनमो ने यह विचार फुसफुसाया। क्वीन मेड्यूसा तुरंत समझ गई। उसने अपनी दावची बढ़ाई और चेनमो को बिस्तर से बाहर पटक दिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीचे कूदी और एक तूफान की तरह उसके सिर पर घूंसे बरसाने लगी। हंगामे ने स्वाभाविक रूप से डाई का ध्यान खींचा। जब उसने मोमबत्ती जलाए, उसने अपनी बहन को चेनमो के ऊपर बैठकर उसे बेरहमी से पीटते हुए देखा। बिग सिस, रुको। डाई के भाव तुरंत बदल गए। आग बबूला होकर वह आगे बढ़ी और क्वीन मेड्यूसा को उससे दूर खींच लिया। फिर उसने उसे घूरा और डांटा, सिस्टर, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? भले ही आप मेरे उसके साथ रहने से सहमत न हो, आप उसे इस तरह पीट नहीं सकती। डाई ने मान लिया कि उसकी बहन उनके बीच चेनमो को लेकर हुई पहले की बातचीत से नाराज थी और अपना गुस्सा निकालने यहाँ आई थी। शुक्र है वह सही समय पर पहुंच गई। अगर कुछ और बुरा हो जाता, डाई उन परिणामों की कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। अपनी बहन को डांटने के बाद डाई ने जल्दी से चेनमो को उठाने में मदद की और चिंता के साथ धीरे से उसे देखते हुए पूछा, चेनमो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? हिस, दर्द हो रहा है। चेनमो दर्द से कराह उठा और हल्का सा कराहने लगा। अब उसे ऐसा अभिनय करने का समय था जैसे वह गंभीर रूप से घायल हो, अन्यथा डाई कड़ियों को जोड़ना शुरू कर सकती थी। क्वीन मेड्यूसा ने नाटक जारी रखा और उसे ठंडी चेतावनी दी, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी मेरी छोटी बहन के साथ लवी डोवी होते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी। सिस्टर, ये बहुत ज्यादा है। डाई ने अपने लाल होंठ काटे, उसकी आवाज कांप रही थी। चेनमो अंदर ही अंदर कांप गया।
वह बता सकता था क्वीन ने इस पल का इस्तेमाल अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया था। डाई के सामने ये कहना इसे और भी भयानक बना रहा था। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन पीछे हटने का मतलब हार मान लेना नहीं था। चेन मो एक ऐसा आदमी था जो चट्टान के किनारे पर नाचता था। वह आग से खेलने का साक्षात रूप था। उसका मानना था कि जब तक वह अपना समय सही ढंग से प्रबंधित मैनेज करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ज्यादा कर रही हूँ। क्वीन मेड्यूसा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और डाई को घूरा। आधी रात का समय है और अपने कमरे में होने के बजाय तुम चुपके से उसके कमरे में आ गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं बस चेन मो से बात करना चाहती थी। डाई हकलाने लगी। क्वीन के इस तीखे पलटवार से वह पूरी तरह हैरान थी। आखिर वह चोरी छिपे बाहर निकली थी। चेन मो थोड़ा दंग रह गया। एकदम सटीक पासा पलटा। ऐसा लग रहा था जैसे डाई ही गलत थी। उसे उसकी दाद देनी पड़ी। शानदार। तुम्हारे बस बात करने का क्या मतलब है? जाहिर तौर पर क्वीन मेड्यूसा इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मैं बस थोड़ी बातचीत करना चाहती थी। डाई बुदबुदाई, आधा सच और आधा झूठ। बातचीत? क्या वह सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी? तुम्हें आधी रात को चुपके से यहाँ आना पड़ा। क्वीन मेड्यूसा ने उपहास किया। चेन मो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी आंखों से उसे धीरे से संकेत दिया कि अब इसे जाने दे। अगर डाई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वे खत्म हो जाएंगे। क्वीन मेड्यूसा ने ध्यान दिया और अपनी फीनिक्स आइज सिकुड़ी। तुम मेरे साथ चलो। डाई को बहस का मौका दिए बिना उसने उसे पकड़ा और कमरे से बाहर खींच लिया। डाई ने मुंह फुला लिया लेकिन अनमने ढंग से अपनी बहन के पीछे चली गई। जैसे ही उनके पीछे दरवाजे बंद हुए, चेन मो फर्श पर ढेर हो गया। उसके कपड़े ठंडे पसीने में भीग चुके थे। धत, ये बहुत तनावपूर्ण था। डाई को भेजने के बाद क्वीन मेड्यूसा ने एक गहरी सांस ली। उसकी पीठ पसीने से तरबतर थी। वह जल्दी से मुड़ी और अपने चेस्ट रैप की पट्टी को फिर से बांधा, जो हंगामे के दौरान ढीली हो गई थी। अगर डाई ने पहले थोड़ा और ध्यान से देखा होता तो शायद उसने गौर किया होता कि वह रैप पहले ही थोड़ा नीचे खिसक चुका था। स्काउंड्रल! जैसे ही चेन मो का चेहरा उसके दिमाग में कौंधा, क्वीन मेड्यूसा ने हताशा में अपने होंठ काट लिए। सचमुच बेशर्म। लेकिन फिर उसके चेहरे की लाली जल्दी ही गायब हो गई और उसकी जगह एक बर्फीली ठंडक आ गई। अपने सिंहासन पर शान से बैठते हुए उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। यून्यू। कुछ ही क्षणों बाद कक्ष के दरवाजे खुले और यून्यू अंदर आई। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? क्वीन मेड्यूसा ने उसे ठंडे स्वर में देखते हुए पूछा। यून्यू ने पलकें झपकाईं। कृपया मुझे स्पष्ट करें, योर मैजेस्टी, तुम आज रात गश्त कैसे कर रही थी? कोई मेरे बेडचेम्बर में घुस गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। क्वीन का कक्ष भंग हो गया। ये सुनते ही यून्यू के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया और वह घुटनों के बल गिर गई। आपकी अधीनस्थ लापरवाह थी। मैं योर मैजेस्टी से क्षमा मांगती हूँ। क्वीन मेड्यूसा उपहास से हंसी। तुमने सालों तक मेरी सेवा की है, इसलिए मैं इसे जाने दूंगी फिलहाल के लिए। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। योर मैजेस्टी को केवल आदेश देने की जरूरत है। यून्यू अपनी जान की कीमत पर भी इसे पूरा करेगी। यह इतना गंभीर नहीं है, क्वीन मेड्यूसा ने उत्तर दिया। कल से चेन मो पर कड़ी नजर रखो। अगर वह मेरी बहन से दोबारा मिलता है तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। जी, समझ गई। अगली सुबह चेन मो क्वीन मेड्यूसा को खोजने गया, उसके शेड्यूल का अंदाजा लगाने की कोशिश करने के लिए। क्या हर मैजेस्टी अंदर हैं? उसने यून्यू से पूछा। हर मैजेस्टी काउंसिल हॉल गए हैं, यून्यू ने उत्तर दिया, हालांकि उसकी नज़र चेन मो पर थोड़ी ज्यादा देर तक टिकी रही। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? चेन मो ने उस अजीब नज़र को देखा और पूछा। यून्यू ने अपना सिर हिलाया। चेन मो चला गया। साइड चेम्बर में 1 घंटा समय बिताने के बाद वह डाई से मिलने गया। बेहतरीन। जैसा कि उम्मीद थी, क्वीन मेड्यूसा दिन के दौरान व्यस्त थी। उसका टाइम मैनेजमेंट प्लान वास्तव में काम कर सकता था। कई लंबे गलियारों से गुजरने और कुछ मोड़ लेने के बाद चेन मो आखिरकार डाई के निवास पर पहुंच गया। लेकिन कल रात की उस आपदा जैसी स्थिति के बाद चेन मो ने सबक सीख लिया था। उसने तुरंत मो यान को बुलाया और उसे एक कोने में छिपा दिया। यदि वह क्वीन मेड्यूसा को आते हुए देखे तो उसे तुरंत सचेत करना था। तभी चेन मो ने डाई के कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत की। योर मैजेस्टी सही थी, चेन मो वास्तव में प्रिंसेस से मिलने गया था। एक छायादार कोने से यून्यू ने ये सब होते हुए देखा और जल्दी से क्वीन को रिपोर्ट करने चली गई।
डाई के बेडचेम्बर के अंदर बनावट क्वीन मेड्यूसा के कमरे से बहुत अलग नहीं थी। यहाँ तक कि अंदर के कमरे का बिस्तर भी वैसा ही था। एकमात्र वास्तविक अंतर यह था कि डाई के कमरे में कोई सिंहासन नहीं था और जगह थोड़ी छोटी थी। चैप्टर 99 103 द जेंटल डाई। चून की डाई कल रात ही टेम्पल में अपने सेक्लूडेड ट्रेनिंग से बाहर आई थी, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। नतीजतन अभी तक उसके आवास के बाहर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किए गए थे। चैनमो ने आसानी से डाई के कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर सरक गया और चुपचाप उसे पीछे से बंद कर दिया। डाई अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी मेकअप कर रही थी। वह चैनमो को खोजने जाने से पहले खुद को सबसे सुंदर रूप में पेश करना चाहती थी। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वह मुड़ी और ये देखकर कि वह चैनमो था, उसका दिल तुरंत उत्साह से धड़क उठा। चैनमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ मधुर और सुरीली थी, जिसमें क्वीन मेड्यूसा जैसी ठंडी कुलीनता नहीं थी। यह एक ऐसा स्वर था जो चैनमो को अत्यंत सुखद लगा। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही डाई उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई, चैनमो ने जल्दी से कहा, हिलो मत। बेबी शब्द सुनकर उसका दिल धड़क उठा और जब उसने उसे स्थिर रहने के लिए कहा तो वह आज्ञाकारी रूप से वापस बैठ गई और उसे पास आने दिया। अपनी आंखों में चिंता के साथ डाई ने कहा, क्या तुम ठीक हो? मेरी सिस्टर वास्तव में बुरी इंसान नहीं है। मैंने बस कल रात गलती से उन्हें नाराज कर दिया था, इसलिए उन्होंने तुम्हें मारा। वह थोड़ा मुड़ी और शर्माते हुए चैनमो के चेहरे को धीरे से छूने के लिए हाथ बढ़ाया। आखिरकार उसकी बहन ने उसके चेहरे पर ही वार किया था। डाई का नाजुक हाथ छोटा और कोमल था और जैसे ही उसने चैनमो के गाल को छुआ, उसकी त्वचा पर तुरंत एक ठंडी, रेशमी अनुभूति फैल गई। चैनमो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मजबूती से अपने गाल पर दबाया। अब जब तुम मुझे इस तरह छू रही हो तो दर्द हो भी रहा था, तो अब नहीं हो रहा। डाई के गाल हल्के लाल हो गए, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। इसके बजाय वह शर्माते हुए बुदबुदाई, तुम बहुत बुरे हो। यहाँ आओ, ठीक से बैठो, मैं तुम्हारे बाल संवारने वाला हूँ। चैनमो ने उसे सीधे बैठने में मदद की। डाई हैरान देखी, वह बाल संवार सकता था। इसके बाद जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से दंग कर दिया। चैनमो के हाथ अद्भुत कौशल के साथ चल रहे थे। उसकी पकड़ में मौजूद कंघी कई तरह की जटिल गतियों में घूम रही थी। देखते ही देखते आईने में एक ऐसी हेयर स्टाइल दिखाई दी जो डाई ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण थी। इकट्ठे किए गए बाल ऊपर की ओर मुड़कर एक ऐसी शैली में बन गए थे जो उड़ान भरने के लिए तैयार किसी पक्षी के पंखों की तरह लग रहे थे। डाई खुशी से झूम उठी, ये बहुत सुंदर है। डिंग, जोर 3 अफेक्शन पॉइंट्स। इसे स्टार्टल्ड स्वान बन कहा जाता है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? चैनमो मुस्कुराया, मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन तुम इसमें इतने अच्छे कैसे हो? डाई ने उसे शक की नज़र से देखते हुए पूछा। आह, वो चैनमो ये तो नहीं कह सकता था कि उसने इसकी प्रैक्टिस उसकी बहन के बालों पर की थी, इसलिए उसने बहाना बनाया। शायद मुझमें कुछ छिपा हुआ टैलेंट है। मैंने एक किताब में ये स्टाइल देखा था और मैंने सोचा कि इसे ट्राई किया जाए। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना? डाई ने उसकी बात मान ली। चैनमो ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड नेकलेस निकाला जो उसने उसके लिए खरीदा था। इसे अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डाई ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल बाद उसने अपनी पतली गर्दन के चारों ओर एक हार का ठंडा स्पर्श महसूस किया। उसका भारी हिस्सा उसकी छाती के नर्म उभार के ठीक बीच में टिक गया। हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, चैनमो ने कहा। डाई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी नज़र साफ और उज्ज्वल थी। कांस्य दर्पण ब्रॉन्ज मिरर के माध्यम से चैनमो अपनी आंखों में अपना प्रतिबिंब देख सकता था। उसकी पोशाक क्वीन मेड्यूसा से बहुत अलग नहीं थी, बस ये कि उसकी छोटी ड्रेस का रंग हल्का था। हल्के लाल रंग के बस स्ट्रैप ने उसकी बहन की तुलना में थोड़ा कम उभार दिखाया, लेकिन फिर भी यह आकर्षक था। नेकलेस ठंडा था, लेकिन डाई का दिल पहले ही पिघल रहा था। उसे रत्नों से जड़ा वह हार बहुत पसंद आया। भले ही वह जेड उसकी बहन के मैजिकल कॉ नेकलेस जितना दुर्लभ नहीं था, लेकिन चूंकि चैनमो ने इसे उसे दिया था, डाई के लिए ये किसी भी चीज़ से अधिक कीमती था। खासकर जब उसने आईने के माध्यम से गौर किया कि चैनमो ने अभी भी वही मैचिंग लवर्स पेंडेंट पहन रखा है जो उसने उसे दिया था। डिंग, जोर 3 अफेक्शन पॉइंट्स। धन्यवाद, मुझे ये वास्तव में पसंद है। यह मेरी सिस्टर के हार से भी सुंदर है।
डाई ने एक आनंदमयी मुस्कान के साथ कहा। ओह, क्या ऐसा है? चेन मो को थोड़ा पसीना आ गया। बिल्कुल, क्योंकि तुमने इसे मुझे दिया है, डाई ने उसकी ओर मुड़ते हुए उत्तर दिया। जैसे ही उसने अपने नाजुक होंठ उठाए, चेन मो का दिल फिर से धड़कने लगा। डाई के होंठ क्वीन मेड्यूसा की तरह गहरे लाल नहीं थे, उसके होंठ कोमल और गुलाबी थे, जैसे आड़ू के फूल पीच ब्लोसम की पंखुड़ियां। उनका अपना एक अनूठा आकर्षण था। चेन मो ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाए और उसे चूम लिया। एक पल के लिए डाई का शरीर तन गया, उसकी दूधिया सफेद त्वचा लाल हो गई। लेकिन जल्द ही उसने जवाब देना शुरू कर दिया। चूंकि चेन मो खड़ा था और वह बैठी थी, डाई अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने एक हाथ उसके गले में डाल दिया जबकि दूसरा अनाड़ीपन से उसका सिर पकड़े हुए था। लेकिन उसके चूमने के कौशल किसिंग स्किल्स में स्पष्ट रूप से कमी थी। वह क्वीन से तुलना नहीं कर सकती थी। फिर भी चेन मो का मानना था कि थोड़े से सही मार्गदर्शन के साथ वह बिल्कुल ठीक कर लेगी। अगर क्वीन मेड्यूसा एक कांटों वाला गुलाब थी, तो डाई ताज़ा बने स्ट्रॉबेरी केक की तरह थी। एक निवाला लेते ही मुंह मिठास से भर जाता। क्वीन के साथ बिताए समय के दौरान बनी एक आदत दिखने लगी। जब वे किस कर रहे थे, चेन मो के हाथ भटकने लगे। जब तक कि डाई ने उसे काट लिया। उसने उसे दूर धकेल दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। मुंह फुलाते हुए उसने कहा, तुम बहुत छेड़खानी करते हो। उसके प्यारे भाव ने चेन मो को फिर से झुकने और उसके होंठों को चूमने के लिए मजबूर कर दिया। तुम तो मानोगे नहीं। डाई ने उसकी छाती पर एक हल्की थपकी दी और उसने उसे अपनी बाहों में खींचकर जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे एक दूसरे में पिघल जाना चाहते हों। कुछ मिनट बीत गए, तभी चेन मो को कुछ महत्वपूर्ण याद आया। बेबी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और उपहार है। उसने एंशिएंट अनडाइंग ड्रैगन स्नेक के रक्त का सार ब्लड एसेंस वाली शीशी निकाली और उसे सौंप दी। डाई ने उसका ढक्कन खोला, अंदर एक नज़र डाली, फिर उसे जल्दी से फिर से सील कर दिया। उसके भाव वैसे ही थे जैसे क्वीन मेड्यूसा के पहली बार इसे देखने पर थे। यह क्या है? डाई ने पूछा। चेन मो ने वही दोहराया जो सिस्टम ने समझाया था। हालांकि डाई को नुवा का वंशज वाली बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और उपहार स्वीकार कर लिया। शुक्रिया, तो तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? चेन मो ने एक शरारती चमक के साथ उसकी ओर देखा। एक बदमाश अंकल की तरह लग रहा था। डाई के गाल फिर से लाल हो गए। फिर वह आगे बढ़ी और उसे चूम लिया। बस इतना ही, चेन मो ने निराश होकर कहा। तो तुम क्या चाहते हो? चेन मो की नज़र नीचे की ओर गई। बिल्कुल नहीं। डाई ने तुरंत अपनी बाहें अपनी छाती पर सिकोड़ लीं। ठीक है। चेन मो ने निराशा की एक नाटकीय सांस ली। डाई ने अपनी बाहें सिकोड़ी, अपने होंठ काटे। झिझक के एक क्षण बाद वह और भी अधिक शर्मा गई और फुसफुसाई। ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा ज्यादा आगे मत बढ़ना। चेन मो जल्दी से मान गया। तो तुम कर सकते हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को इस तरह पेश किया जैसे वह समर्पित होने के लिए तैयार हो। चेन मो की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसका हेवनली स्वॉर्ड बॉडी हल्का सा कांप उठा। यह मोयान का संकेत था। चेन मो के भाव तुरंत बदल गए। उसने जल्दी से खुद को डाई से दूर किया, एक तरफ ठीक से बैठ गया और कहा, तुम्हारी सिस्टर क्वीन यहाँ आ रही हैं। चैप्टर 104 क्वीन मेड्यूसा अराइव्स। जैसे ही उसने चेन मो की चेतावनी सुनी, डाई तुरंत घबरा गई। वह जल्दी से अपनी ड्रेसिंग टेबल पर वापस गई और ब्रॉन्ज मिरर के सामने अपना हुलिया ठीक करने लगी। इस प्रक्रिया में वह अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रही थी। एक बार जब उसके चेहरे के हाव भाव नियंत्रण में आ गए, तो वह सीधे बैठ गई और अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक लंबी छरहरी महिला आधी मानव आधी सांप कक्ष में प्रकट हुई। उसकी रंगीन पोशाक एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रूपरेखा सिलोएट बना रही थी, जो अत्यंत मोहक थी। उसके नैन नक्श आश्चर्यजनक रूप से लुभावने थे, फिर भी उन पर एक बर्फीली ठंडक जमी हुई थी। प्रवेश करने के क्षण से ही उसकी तीखी फीनिक्स आइज ने चेन मो और डाई दोनों को गहरी एकाग्रता के साथ स्कैन किया। योर मैजेस्टी, चेन मो ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। सिस्टर, आप यहाँ कैसे आई? डाई के संयम में स्पष्ट रूप से कमी थी, उसकी आवाज में घबराहट के अंश थे। तुम दोनों क्या कर रहे थे? क्वीन मेड्यूसा ने डाई से सवाल करने से पहले चेन मो पर एक ठंडी नजर डाली। कुछ नहीं। डाई, जो कभी झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, खासकर उस बहन से जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करती थी, हकलाने लगी। कुछ खास नहीं, बस बात कर रहे थे। चेन मो ने तेजी से बात काटते हुए कहा।
अंदर ही अंदर वह हताशा में चिल्ला रहा था, धिक्कार है तुम पर, क्वीन। अगर वह कुछ मिनट बाद आती तो उसे डाई के कोमल डम्पलिंग्स का स्वाद चखने को मिल जाता। उफ! डाई ने जल्दी से सिर हिलाया और अपनी नज़रें हटा लीं। वह अपनी बहन की आंखों में आंखें डालने में असमर्थ थी। क्वीन मेड्यूसा ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। अपनी बहन की प्रतिक्रिया से ही वह समझ गई थी, उसके आने से पहले निश्चित रूप से कुछ हुआ था। वे बस भाग्यशाली थे कि रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। अचानक उसकी निगाहें तेज हो गईं। डाई की गोरी गर्दन कॉलरबोन पर लटके जेड नेकलेस पर टिक गईं। वह हल्का पीला, दोशरहित रत्न एक नर्म चमक के साथ चमक रहा था। क्वीन मेड्यूसा आगे बढ़ी और अपनी आवाज में एक ठंडी चमक के साथ हार को पकड़ लिया। तुम्हें ये कहाँ से मिला, सिस्टर? फिर उसकी ठंडी आंखें चैनमो की ओर मुड़ गईं। शिट! वह डाई से हार उतरवाना भूल गया था। चैनमो की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। डाई ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा, फिर अपना जबड़ा भींच लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैंने इसे खुद बनाया है। उसने अपनी बहन के हाथ से हार वापस छीन लिया। उसने झूठ बोला। वह इस विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी बहन इस तरह की बात पर चैनमो पर फिर से हमला करे। क्वीन मेड्यूसा ठिठक गई। अपनी बहन की दृढ़ आंखों में देखते हुए वह झिझकी। डाई झूठ बोलने वाली किस्म की नहीं थी, इसलिए उसने उस पर विश्वास करना चुना। राहत की एक अकथनीय भावना उस पर हावी हो गई। उसने अनजाने में अपनी गर्दन पर लटके मैजिक को नेकलेस को छुआ। ये बिल्कुल वैसा ही मामला था कि सिर्फ मुखिया ही आग लगा सकता है, लेकिन किसान दिया भी नहीं जला सकते। तुम्हारे पास हुनर है, सिस्टर। यह हार बहुत सुंदर है। क्वीन मेड्यूसा ने एक दुर्लभ प्रशंसा की, फिर सीधे चैनमो के सामने बैठ गई। जैसे कह रही हो, मुझे लगता है कि मैं भी इस छोटी सी बातचीत में शामिल होंगी। सिस्टर, आप। डाई ने अपने होंठ काटे, स्पष्ट रूप से निराश थी। लेकिन क्वीन मेड्यूसा शांत और तटस्थ बनी रही। क्या तुम दोनों सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे थे? मेरी चिंता मत करो, जारी रखो, मैं बाधा नहीं डालूंगी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ आधिकारिक दस्तावेज भी निकाले और मौके पर ही उनकी समीक्षा करने लगी। चैनमो का मुंह टेढ़ा हो गया। अब दोनों बहनें एक ही कमरे में थीं। चाहे वह किसी के साथ भी फ्लर्ट करे, उसे मौत की सजा मिलना तय था। उसने कुछ मिनटों तक डाई के साथ छोटी मोटी बातें की, फिर बहाना बनाकर कक्ष से बाहर निकल गया। और अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। चैनमो पागल हो रहा था। दिन के दौरान जब भी वह डाई के साथ अकेला होता, चाहे वह कोई भी जगह हो, क्वीन मेड्यूसा हमेशा सबसे गलत समय पर प्रकट हो जाती थी। इससे चैनमो का दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगता था। सबसे बुरा हिस्सा, रात में जब वह क्वीन मेड्यूसा के साथ बिस्तर साझा करता था। वह उसे चूम सकता था, उसकी कमर या चिकनी पीठ को छू सकता था, लेकिन इससे आगे कुछ भी, और वह तुरंत उसे रोक देती थी। वह लगातार प्रताड़ना की स्थिति में था। अंततः चैनमो ने हार मान ली और सोने के लिए बस उसकी कमर को गले लगा लिया। देर रात, हमेशा की तरह, क्वीन मेड्यूसा चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। बाहर उसकी परिचारिकाओं यून्यू, हुआशिया और अन्य को कहीं और निगरानी की ड्यूटी सौंपी गई थी। जैसे ही उसने सोचा कि सब कुछ पिछली रातों की तरह होगा, अचानक उसके रास्ते में एक आकृति दिखाई दी। बिग सिस्टर, लिटिल सिस्टर, वे एक साथ बोले। तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रही हो? उन्होंने एक साथ पूछा। क्वीन मेड्यूसा ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। यह मेरा पैलेस है, क्या मुझे तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए? डाई ने कुछ नहीं कहा। क्वीन मेड्यूसा ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। मुझे मत बताना कि तुम यहाँ चैनमो को ढूंढने आए हो। नहीं, मैं आपको ढूंढने आई थी। एक और झूठ, लेकिन इस बार डाई उतनी घबराई हुई नहीं थी। किस लिए? मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आज रात आपके साथ सोना चाहती थी। डाई शर्मा गई, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। बकवास, क्वीन मेड्यूसा ने डांटा, फिर जोड़ा, अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। डाई ने वास्तव में अपनी बहन के साथ सोने की योजना नहीं बनाई थी, ये सिर्फ एक बहाना था। लेकिन अगर वह अब चली गई तो झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से क्वीन मेड्यूसा का हाथ पकड़ लिया, उससे चिपकते हुए शिकायत की। नहीं सिस्टर, मुझे आज रात आपके साथ सोने दें। हम पहले हमेशा साथ सोते थे। क्वीन मेड्यूसा ठिठक गई। इससे पहले कि डाई उसके खिलाफ होती, वे दोनों अक्सर एक ही बिस्तर साझा करती थीं। अब मना करना अजीब तरह से बेरहम लग रहा था। ठीक है, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। धन्यवाद सिस्टर। वैसे आप इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हैं?
डाई ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। साइड चेम्बर में चेनमो ने सुना कि बहनों की आवाज़ें दूर होती जा रही हैं। उसने अपना माथा पीट लिया। ये कर्मा है। वापस क्वीन मेड्यूसा के बेड चेम्बर में दोनों बहनें नर्म सोफे पर पीठ सटाकर लेटी थीं। यहाँ तक कि उनकी सोने की मुद्रा पोस्टर भी एक जैसी थी, एक हाथ सिर के नीचे दबा हुआ, दूसरा धीरे से उनके पेट पर टिका हुआ। आधा घंटा बीत गया। सिस्टर, क्या आप सो रही हैं? लिटिल सिस्टर, क्या तुम सो रही हो? वे मुड़ी और एक बार फिर एक साथ बोली। नहीं, X2। वे फिर से एक दूसरे से मुंह मोड़कर लेट गईं। सन्नाटा छा गया। दोनों ही निराशा से थोड़ी फुली हुई लग रही थी। उस रात उन दोनों में से कोई नहीं सोया। भोर में डाई आखिरकार अपनी बहन के कमरे से चली गई। इस बीच साइड चेम्बर में चेनमो ने पूरी रात सोचने में बिताई थी। उसे आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। क्वीन मेड्यूसा हर बार इतनी सटीक तरह से प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि कोई मेरा पीछा न कर रहा हो। तो इस बार उसने मोयान से सीधे डाई को सूचित करवाया और मुख्य दरवाजे का उपयोग करने के बजाय वह खिड़की से बाहर निकल गया। पैलेस के पिछले हिस्से में एक ब्लाइंड स्पॉट पर चेनमो डाई से मिला। उसने गश्त के दौरान इस एकांत जगह की खोज की थी और तुरंत सोचा था, ये चोरी छिपे घूमने के लिए एकदम सही होगी। उम्मीद नहीं थी कि इसका इतनी जल्दी उपयोग करना पड़ेगा। खून पहले से ही तेज दौड़ रहा था। चेनमो हिचकिचाया नहीं। उसने अपना सिर झुकाया और डाई के बेदाग नाजुक चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। उसका माथा, उसकी आंखें, उसकी नाक। उसने उसकी त्वचा के हर इंच पर अपने निशान छोड़ दिए। कहीं और रॉयल सिटी में बंद रहने से ऊपर यूमी को अचानक टहलने जाने की इच्छा महसूस हुई। चारों ओर अयोग्य पुरुषों से घिरे होने के कारण उसका अकेलापन और अलगाव कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं समझ सकता था।